हेलो दर्शकों, मैं दिशान गाजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संविधान संस्थापक अध्यक्ष संदेश अम्बेडकर ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में प्रेस मीट ली। संविधान की रक्षा के इम्पोर्टेंस के ऊपर कई मुद्दों को उठाया। संदीप अम्बेडकर का मानना है कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें शामिल है देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा स्थापित करता है, जिसमें सरकार की शक्तियां और जिम्मेदारियां और शासन के सिद्धांत शामिल है। अधिकारों की रक्षा संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, समानता और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह अस्पृश्यता और बेगार पर ही रोक लगाता है। शक्तियों को अलग करना किसी एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकने के लिए संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को अलग करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यपालिका और संसद से स्वतंत्र है और संविधान के व्यवहार के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रणाली किसी राजनीतिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं है और शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं है। संदीप अम्बेडकर ने भारत के युवाओं से भी ये संदेश दिया है कि संविधान को जानना ज़रूरी है, उसे पढ़ना ज़रूरी है और इसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता, और जो कोई भी ताकतें इसे बदलने का प्रयास करती है उसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संविधान लड़ेगी और इसका विरोध करती रहेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं दिशान गाजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। इस वक्त हम मुंबई मराठी पत्रकार संघ में है और हमारे साथ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संविधान शपथ स्थापना जी की कमेटी, जिन्होंने संविधान को लेकर एक प्रेस परिषद ली है अभी मुंबई मराठी पत्रकार संघ में। और आपके प्रेस में उसको पढ़ा है कि आरएसएस जो है दे आर ट्राइंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और बीजेपी की भी एक नेता है, उन्होंने कहा था कि अगर 3/4 मेजोरिटी आती है तो संविधान चेंज हो सकता है। आपकी पार्टी इसको किस नज़रिए से देखती है? आज का उद्देश्य क्या था संविधान परिषद देने का, और वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए भारत की युवाओं के लिए? क्या देखिए, आप एक बात जान के चलिए, ये जो भारत का जो संविधान है ना, ये पूरे भारत के जो नागरिक है उनका है, ये एससी कास्ट के लोगों का नहीं है। इसको बचाने के लिए मैं अकेला नहीं आना चाहिए, जो भारत के जो सब नागरिक है इन्होंने आखिर इसको बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं आरएसएस के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं मिटा देंगे, देखिए ये सब बोलने की बातें हैं। आपको बोलता हूँ मैं, संविधान को खाली टच करके दिखाइए तो हम आपको मानते हैं। आप ये बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, आप बाद में आप खुद ही माफ़ी मांगते हो कि हमारे मुँह से गलत निकल गया, ये निकल। संविधान ये क्या बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी आएगा कि 200 रुपये का चॉकलेट है मेरे को दे, ये ऐसी बात नहीं है। संविधान को कोई हटा नहीं सकता है। भारत देश में संविधान की कीमत और क्या है आपको मालूम है। प्रधानमंत्री जी है, जो मोदी साहब जी भी है, वो भी संविधान के आगे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आगे नतमस्तक हुए। सर, देखा गया है कि 2014 के बाद जो युवा है भारत के, वो करोड़ों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से काफ़ी सारे पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया है, और एक तरफ राहुल गांधी जो है वो हमेशा संविधान की किताब को लेकर युवाओं के साथ भारत की यात्रा उन्होंने स्टार्ट की। आपकी पार्टी क्या किसी तरीके से कांग्रेस से गठबंधन करना चाहेगी, या फिर आपका क्या पक्ष रहेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट की संविधान को आप कैसे रखोगे? क्या आप गठबंधन करोगे या इंडिविजुअली अपनी टीम के साथ इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे? देखो सर, आपने गठबंधन की बात की, वो तो अकेला मैं मेरा डिसीजन नहीं ले सकता। मेरे साथ जो लोग हैं, जो इस संविधान, भारतीय संविधान के जो मेन पिलर्स हैं, उनको बिना पूछे तो कुछ नहीं कर सकते। और आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि टाली एक हाथ से बचती नहीं। अभी मैं चाहूँगी उनके पास जाना तो वो ना बोलेंगे, वो भी मेरे पास, दोनों के हाँ होगी तो गठबंधन होगा। और संविधान बचाने की अगर बात होगी तो हमारे तरफ से हाँ ही होगी, पर उसका कुछ हमारे लोगों में, हमारे जो ऊपर की कार्यकर्मी है, जैसे डॉक्टर मानिका राजन जी हैं, अपने योगेश गायकवाड़ जी हैं, उनसे बैठक होगी, और हमारे 4-5 वरिष्ठ नेता हैं, उसके साथ बैठक होगी। उसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा वो बोलेंगे गठबंधन होगा तो होगा, तो नहीं। पर संविधान बचाने, मैं उनको समझा सकता हूँ कि हमारे संविधान बचाने के लिए बात कर रहे हैं तो गठबंधन हो सकता है। आपने जो पक्ष स्थापना का घोषणा किया है, इस पक्ष की जो घोषणा पत्र में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हाईलाइट किए?
देखिए, पक्ष का तो ये हमारा पहला हाईलाइट है वो संविधान है, और संविधान के आज आप देख रहे हो कि कुछ दिनों पहले एक विज्ञापन आपने उसके ऊपर कितने बड़े धक्के पड़ के एक सोमनाथ सूरज जी का मृत्यु हो गया, ये सब घटनाएँ घट रही है। तो हमारे लोगों को समझा जागरूकता होनी चाहिए, हमारे लोगों को एजुकेटेड होनी चाहिए कि अगर कोई आते हुए सर इंसान अगर ऐसा संविधान का कर रहा है तो हम तत्काल भड़कने के बिना पुलिस स्टेशन में जाए, उसकी रितसर कंप्लेंट करें, उस आदमी को अटक कराएं, क्योंकि इसमें हमारे लोगों को बहुत नुकसान हो गया। बहुत से लोगों पे केसेस हो गए, हमारे और वो एक नुकसान ही हो गया हमारे समाज के लिए। तो उसका तो स्टेप अच्छे से फॉलो किया गया, जो आदमी ने ये किया है संविधान, उसको शिक्षा तो उतनी होगी। सर, महाराष्ट्र में काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है। आपने देखा अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। हर जगह हत्या हो ही रही है, आप देख रहे हो। क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है, महिला भी सुरक्षित नहीं है, जो हमारी बेटी है, बहन है, वो भी सुरक्षित नहीं है। आपने बदलापुर की भी घटना देखी थी। तो आप इस चीज़ों को लेके सरकार से क्या मांगनी करते हो? किस तरह की मदद महिलाओं को आप कर सकोगे और युवाओं को कर सकोगे? क्योंकि बिहार में आपने देखा किस तरह स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। सर देखिए, अभी जो आपने बलात्कार की बात की, मेरा सरकार से यही मानना है कि जो आप जिस भी अपराधी को पकड़ते हो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद उधर आप रुकिए मत, जो इन्वेस्टिगेशन में जो उनके हाथ है उन सबको काटिए। इस जो बलात्कार केस में खाली उसका एनकाउंटर हो गया, बात दब गई, उसके पीछे और भी लोग हैं। वो बाहर निकालने वाला था, और वो लोगों को बाहर निकालने से पहले ही ये सब हो गया। सर, तो आपकी पार्टी उन लोगों के लिए क्या कर रही है? हम स्टैंड लेंगे ना। अब इस जो भी घटना मुझे लग रही है या हमारे पक्ष के किसी भी आदमी को लग रही है कि ये आधी अधूरी हो गई है, उसका जाके हम पुलिस स्टेशन में जब फीडबैक लेंगे, बाबा क्या हो रहा है इस केस का, आपने ये होने के बाद कुछ आगे दिखा नहीं। क्योंकि जो आप बलात्कार की जो केस की बात कर रहे हो ना, वो वहाँ ही सीमित नहीं थी। वो बच्चे ने बहुत बड़े बड़े नाम लिए थे, पर उसके आगे वो इन्वेस्टिगेशन रुक गई। और मैंने बहुत बार देखा है, जब भी होता है ना तो ये डबल में होता है। डबल कुछ भी आप देखोगे ना, कुछ भी गलत होगा ना, अगर बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व है तो फटाक से दूसरा कुछ तो कर देते हैं, जिस करके आपका ध्यान उस साइड चला जाए और जो मेन मुद्दा है वहाँ से निकल जाए। तो जो मेन मुद्दे हैं ये हम वापस से उठाएंगे कि आपने ये बंद क्यों किया इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन चालू था आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। सर, मेरा आपसे प्रश्न है, जिस तरह विधानसभा चुनाव हुआ था, सूत्रों के अनुसार पता चला कि ईवीएम में घोटाला हुआ था। आपकी इसमें क्या राय है? और दूसरी चीज़, आने वाले चुनाव में आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ईवीएम में घोटाला हो गया, उसका क्या नतीजा आ गया, सीएम बैठ गए, अभी उससे कुछ होने वाला है। आपको ईवीएम में लग रहा था तो आपने पहले ही कुछ करना चाहिए था। इलेक्शन होने के बाद जब अभी बोल रहे कांग्रेस के लोग के ईवीएम में घोटाला, जब आप लोकसभा में जीत के आए तभी नहीं बोला। अब विधानसभा में आप बोल रहे हो कि उसमें घोटाला है, वो ऐसा नहीं चलेगा। अभी इलेक्शंस हो गए, अभी 5 साल के लिए जो देवेंद्र फडणवीस वो सीएम रहेंगे, जो डिप्टी सीएम है वो रहेंगे। हमारा इसके बाद जो 5 साल में जो होगा इलेक्शंस या अभी नगर पालिका का जो इलेक्शन होगा, उसमें हमारे कदम ऐसे होंगे कि हमारे लोगों को एक साथ लाके हम हमारी जो पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो हमारे लोग हैं जो इधर उधर बिखर गए, उनको मैं खुद लाने की कोशिश करूँगा एक साथ। और ये जो हमारे लोग हैं इनकी ज़रूरत इनको पड़ेगी, और इस ज़रूरत के कारण एक तो वो हमसे हाथ मिलाएंगे, और हाथ मिलाएंगे तो हमारे कुछ। मेरा सर एक आखिरी सवाल है आपसे, आप लोगों के क्या विचार है कि आपकी पार्टी से कितने कैंडिडेट महाराष्ट्र में उतरेंगे? मैडम, अभी तक तो हमने डिसाइड किया नहीं है कि हमारे कैंडिडेट कितना उतरेंगे, या हम किसी को सपोर्ट करेंगे, या हम हमारे कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये पक्ष को होके आज पहला दिन है, और अभी इलेक्शंस लगने ही वाले, हमारे कैंडिडेट नहीं भी हो सकते, पर हम किसी के को हम हेल्प आउट कर सकते हैं, या गठबंधन कर सकते हैं, या हाथ मिला सकते हैं। पर वो डिपेंड, हम कितनी जगह खड़े भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड कि हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कोई आता है, कोई संविधान प्रेमी हमारे पास आ जाता है, तो वो अच्छा पावर में है, या उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो हम उस हिसाब से उसके पीछे
सर ईवीएम का एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा महाराष्ट्र में हाईलाइट हो रहा है। शिवसेना के संजय राउत जी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, और जो मर्डर केस की आपने बात की वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके मान्य उनके साथ इंजस्टिस किया गया। बीजेपी में शरद पवार जी ने कहा था कि परभनी के गाँव के जो लोग हैं उन्हें भी मॉक वोटिंग को लेकर काफ़ी सारे डाउट थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ईवीएम पे वोटिंग चाहिए ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने तक लिख के कहा है कि हमें बैलेट पेपर की वोटिंग चाहिए, और ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के जितने लीडर्स हैं उनका मानना है कि बैलेट पेपर शुड बी बॉट बैक। तो आपकी पार्टी का क्या स्टेक है? अगर आप ईवीएम से ही चुनाव लड़ेंगे तो कितनी % गारंटी है कि आप उस पर सक्सेसफुल होंगे? सर देखो, मेरे हाथ में नहीं है, ना किसी पक्ष के हाथ में है कि ईवीएम पे लेना चाहिए या बैलेट पेपर पे लेना आप समर्थन में हैं खिलाफ नहीं है। देखिए, मैं अगर 10 जन मेरे विरोध में हैं तो मैं उस विरोध का सामना करना चाहिए। अगर 10 जन बोल रहे हैं कि चलो बैलेट पेपर पे ले, तो आपको बैलेट पेपर पे लेने में क्या आपत्ति क्या है? आप ले सकते हो ना बैलेट पेपर पे भी। आपको जीतना ही है तो आप ईवीएम पे जीतो या बैलेट पे जीतो। उल्टा आप तो मैं चाहता हूँ कि आप मोदी जी आप बैलेट पेपर पे लेके आपके जो विरोधक है उनका मुंह बंद कर दो। दर्शकों, ये थे हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संविधान पक्ष स्थापना की घोषणा करने के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने संविधान को लेकर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बात कही है, और ईवीएम वोटिंग को लेकर भी इन्होंने अपनी टिप्पणी रखी है कि बैलेट पेपर पर जो वोटिंग है उसे वेलकम करना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।